दोस्तों, मेरी जिंदगी में एक वो वक्त भी आया था जिसके चलते मेरे अपने भी मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव करने लगे थे और मैं था भी इसी लायक। मेरी नासमझी और गलत संगतों के चलते मैंने अपनों को दुश्मन और गैरों को दोस्त बना लिया था। सट्टेबाजी और नशाखोरी ने मुझे दिमागी रूप से अपांग बना दिया था और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं बीते कुछ महीनों में सट्टेबाजी और नशेबाजी के चलते भारी कर्ज में डूब चुका था और इसी तनाव के चलते उस रात जब मैं नशे में धुत था तब फारूक से पैसों को लेकर बहस हो गई। मामला तब बिगड़ गया जब जुबानी बहस हाथापाई तक पहुंच गई थी और इस आपसी झड़प में कब फारूक छत से नीचे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरा नशा उतरा तब मैं थाने के लॉकअप में बैठा हुआ था जहां फारूक के बारे में पता चला कि फारूक हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब फारूक के घर वालों ने अपनी कंप्लेंट को वापस लिया तो तब जाकर मैं थाने से बाहर आया। अभी मैं थाने से बाहर आया ही था कि तभी उस्मान गैंग के बंदों ने मुझे धर लिया क्योंकि उन्हें अपने 5 लाख रुपए वापस चाहिए थे जो मैं सट्टे में महीनों पहले हार बैठा था। ऊपर से उसकी दी हुई मियाद यानी कि मोहलत भी हफ्ता भर पहले ही खत्म हो चुकी थी। उस्मान के बंदों ने मुझे जबरन अपने बाइक पर बिठाया और वहां से लेकर चल दिए। जब मैंने पूछा कि मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर जब उस्मान के बंदों ने बाइक पुरानी सड़क पर ले ली तो मैं खौफजदा हो गया क्योंकि पुरानी सड़क जो बरसों से बंद पड़ी थी उस पर अब सिर्फ गुंडे बदमाशों का ही कब्जा था। यहाँ तक कि उस्मान के बंदे जब भी किसी को यहाँ पर लाते हैं तो वो जिंदा वापस नहीं जाता और मुझे भी अपनी मौत का ही डर खाए जा रहा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि ना जाने ये उस्मान के बंदे मेरे साथ आगे क्या करने वाले हैं कि इसी बीच फ़ोन की रिंग बजी। और जब उस्मान के बंदों ने फ़ोन पर बात की तो ठीक फ़ोन रखते ही मुझे बाइक से नीचे उतार कर वहाँ से वापस लौट गए। पर अब वहाँ पर मुझे चारों तरफ घने पेड़ और जंगली झाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी। सूरज की रोशनी भी बहुत कम आ रही थी जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी नमी और ठंड महसूस हो रही थी। और मेरे लिए जो सबसे बुरी बात थी वो ये थी कि सूरज बस ढलने के ही कगार पर था जिसका मतलब साफ था कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलकर मेन हाईवे तक पहुँचना था। और मैंने किया भी कुछ ऐसा ही। मैंने फौरन ही हाईवे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया पर मेरी बीड़ी सिगरेट और हुक्केबाजी की मार झेल रहे फेफड़ों ने महज 2 मिनट की दौड़ में ही दम तोड़ दिया और मेरे चीते जैसी रफ्तार किसी केचुए जैसी हो गई। पर मैं रुका नहीं, चलता ही रहा। फिर इसी बीच सूरज ढल गया तो वहाँ चारों तरफ स्याह अंधेरा पसर गया जिसके चलते मैं सड़क के किनारे ही बैठ गया था। अभी मैं बैठा ही था कि मुझे किसी की चीख सुनाई दी। चीख के सुनाई देते ही पहले तो मेरा कलेजा धक से उठा। फिर जब मैंने आसपास नज़र घुमा कर देखा तो मेरे पीछे रोशनी नजर आई और उस रोशनी की ओर से ही वो चीखने की आवाज़ आ रही थी। जैसा कि मुझे अच्छे से पता था कि ये पूरा एरिया गुंडों बदमाशों का अड्डा है और ऐसे में मेरा खामोश रहने में ही मेरी भलाई थी। लिहाजा मैं बड़े ही खामोशी के साथ वहीं सड़क के किनारे बैठा रहा। और फिर जब वो आवाज़ें यानी कि चीखें आनी बंद हो गई तो मुझे लगा कि अब खतरा टल चुका है। अभी मैंने ये सोचा ही था कि तभी मुझे किसी का हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ और जब पीछे से किसी ने कहा, कौन है बे तू, तो मेरा पूरा बदन झन्ना गया। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो खून से सना चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। अभी मैं चीखा ही था कि उस आदमी ने मेरी गर्दन दबोच ली जिसके चलते मैं सांस के लिए छटपटाने लगा। और देखते ही देखते मेरी आंखें काफ़ी बड़ी हो गई और अब बस सांसें भी उखड़ने ही वाली थी कि उस आदमी ने मेरी गर्दन छोड़ दी। उसके पंजों से आज़ाद होने के बाद मैं अभी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में ही उसने मेरा एक पैर पकड़ा और घसीटते हुए वो मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। उस वक्त मैं ये तो नहीं देख पाया कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, पर जब उसने मेरा पैर छोड़ा तो सबसे पहले मेरी नज़र एक सफ़ेद बाल वाली बुढ़िया पर गई जो अधमरी हालत में थी। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। अभी मेरी नज़रें उसी बुढ़िया पर ही थी कि तभी उस आदमी ने धमकी देते हुए कहा, अभी ये बुढ़िया तेरे को हीरे की आंख की कहानी सुनाएगी और कहानी खत्म होते ही सबसे पहले इस बुढ़िया को मौत के घाट उतार देना, नहीं तो ये बुढ़िया तेरे को मौत के घाट उतार देगी और बुढ़िया को मौत के घाट उतारने के बाद तुझे वो कहानी मुझे सुनानी होगी, नहीं तो मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। दोस्तों, ये बोलकर वो गुंडा वहां से कुछ दूर जाकर अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गया। वहीं अब वो अधमरी बुढ़िया मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी
उसकी मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो बुढ़िया बोली, ध्यान रहे कि कहानी खत्म होते ही तू मुझे मार देना, नहीं तो तुझे मैं मार डालूंगी। इतना बोलते उस बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए कहा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक पुराना मुर्दा घर है जहाँ हजारों मुर्दे ताबूतों में बंद हैं और उन हजारों ताबूतों में से ताबूत नंबर 788 में हीरो की आंख वाला वो जीव है जिसकी तुम्हें तलाश है। इतना बताने के बाद वो बुढ़िया एक बार फिर बड़े ही अजीब ढंग से मुस्कुराने लगी और जैसे वो मेरे पर झपटी कि मैं भी फौरन खड़ा हो गया। वो तो गनीमत थी कि वो जंजीरों से बंधी हुई थी, जिस वजह से उसका वार खाली चला गया। पर अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस बुढ़िया के करीब भी जाऊं। वहीं वो बुढ़िया अब कुछ ज्यादा ही आक्रामक होती जा रही थी। उस बुढ़िया को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही देर में ये जंजीर तोड़कर मुझे मार डालेगी। तभी मेरी नज़र वहीं पर पड़ी, एक कुल्हाड़ी पर पड़ी। कुल्हाड़ी पर नज़र पड़ते ही मैंने फौरन ही उस कुल्हाड़ी को उठाया और उस बुढ़िया की गर्दन पर दे मारा। कुल्हाड़ी के लगते ही वो बुढ़िया एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ी। वहीं मेरे हाथ पैर ऐसे कपकपा रहे थे कि मानो मेरे बदन में बिजली कौंध गई हो। और बुढ़िया के मरने के बाद अब मुझे ये कहानी उस आदमी को बतानी थी जो अभी अपने कानों पर हाथ रखे दूर बैठा हुआ था। मुझे ये अच्छे से पता था कि मैं उस आदमी से बचकर नहीं निकल सकता, लिहाजा मैं उसके पास गया और उस औरत की बताई हुई कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनाने के बाद उस आदमी ने कहा, चलो मेरे साथ उस मुर्दा घर में और उस हीरे की आंख लेकर आते हैं। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, नहीं आप ही जाओ, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। मेरे ना कहने पर वो आदमी बोला, लगता है तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि उन हीरो की कीमत अरबों की है। अगर हम दोनों ने मिलकर वो हीरे हासिल कर लिए तो हमारी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। उस आदमी की अरबों की बात सुनकर मेरे अंदर के लालच ने अपना सिर उठा लिया। शायद यही वो मौका था जो मेरे जीवन को रातों रात बदलने वाला था। और ये सोचकर मैं राजी हो गया और चल पड़ा उस मुर्दा घर के 788 नंबर ताबूत से वो 2 हीरो की आंख लेने उस अनजान आदमी के साथ। वैसे तो उस रात के अंधेरे में डर और खौफ का साया हमारे साथ साथ ही चल रहा था, पर उस वक्त मेरी नज़रों के आगे सिर्फ और सिर्फ हीरे की चमचमाती रोशनी ही छाई हुई थी, जिसकी चमक में जंगल का डर और खौफ धुंधला पड़ चुका था। फिर जब हम दोनों 3 किलोमीटर का फासला तय करके उस मुर्दा घर के पास पहुंचे तो हमने पाया कि उस गोल मुर्दा घर की दीवारों पर कालिख लगी हुई है, मानो किसी ने कभी पूरे मुर्दा घर को आग में झोंक दिया हो। उस मुर्दा घर के आसपास भी सिर्फ काली पड़ी राख ही पड़ी हुई थी। फिर जब हम दोनों उस मुर्दा घर में दाखिल होने के लिए उस मुर्दा घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वो दरवाजा लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा पड़ा था, पर वक्त और कुदरत के थपेड़ों ने उस लोहे के दरवाजे को अब खोखला कर दिया था, जिसे हम बड़े ही आसानी से तोड़कर उस मुर्दा घर में दाखिल हो गए। अभी हम दोनों अंदर दाखिल हुए थे कि तभी मुझे ठिठुरन महसूस होने लगी और देखते देखते दांत भी कटकटाने लगे थे। वही वो आदमी अंदर दाखिल होते ही ताबूत नंबर 788 की तलाश में लग गया। लेकिन दिक्कत तब बढ़ गई जब हमने देखा कि वहां मौजूद ताबूतों पर किसी तरह का कोई नंबर ही नहीं लिखा है। मतलब कि अब हमें हर ताबूत को खोलकर देखना था। फिर जब हम दोनों ने ताबूत खोलना शुरू किया तो पहले कुछ ताबूत तो हमें खाली ही मिले, पर जैसे जैसे हम ताबूतों को खोलते गए तो वैसे वैसे उनमें से अजीबोगरीब चीजें निकलने लगी थी, जैसे कि काली गुड़िया जिसके सिर और दोनों आंखों में कीलें गड़ी हुई थी, और काली बिल्ली का कटा हुआ सिर, और तो और एक ताबूत में तो सिर्फ आंखें ही आंखें थी। दोस्तों, ये सब देखकर जहां एक और मेरी हिम्मत टूटती जा रही थी तो वहीं वो दूसरा आदमी अभी भी पूरे जोश के साथ एक के बाद एक ताबूत खोले जा रहा था। फिर वहीं पड़े एक ताबूत से कराहने की आवाज आने लगी और उस आवाज के कानों में पड़ते ही मेरे साथ साथ उस आदमी के भी पसीने छूटने लगे थे। अभी हम दोनों एक दूसरे का डरा हुआ चेहरा ही देख रहे थे कि वो ताबूत जिसमें से वो कराहने की आवाज आ रही थी वो अपने आप ही हिलने लगी। उस ताबूत को अपने आप ही जोरों से हिलता देख मैं फौरन ही 2-4 कदम पीछे हट गया, पर वो आदमी जो का तो वहीं खड़ा रहा। अभी मैं वहां से भाग पाता कि तभी उस आदमी ने वो ताबूत जो जोरों से हिले जा रही थी उसे खोल दिया, और उस ताबूत के खुलते ही वो आदमी चीखते हुए बोला, मिल गई हीरे की आंख। उसके इतना कहते ही मेरे बाहर जाते पैरों ने वापस से अंदर का रुख कर लिया, और जब मैं उस ताबूत के करीब पहुंचा तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैर वहीं जम से गए। दरअसल उस ताबूत में एक गर्भवती औरत जंजीरों से बंधी पड़ी थी, और हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो औरत अभी भी जिंदा थी, और उसकी छटपटाहट से ये साफ था कि
उसे प्रसव की पीड़ा हो रही है। जहां मैं किसी भूत की तरह उस औरत को देखे जा रहा था, तो वहीं वो आदमी उस औरत के सिरहाने पड़े उस बड़े से सर को देख रहा था जिसमें हीरे की आंखें जड़ी हुई थी। और जैसे वो आदमी उस हीरे की आंख वाले सिर को लेने के लिए उस ताबूत की तरफ झुका, तो वैसे उस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया। वो बच्चा बाहर आते ही उस आदमी की गर्दन पर झपटा और अपने पैने और नुकीले दांत उसकी गर्दन में धंसा दिए। दांतों के धंसते वो आदमी बुरी तरह से छटपटाते हुए नीचे गिर पड़ा। वहीं मैं अभी भी पत्थर की तरह जमा खड़ा था। कायदे से तो मुझे बिना देरी किए वहां से भाग जाना चाहिए था, पर उस वक्त शायद मैं अपने पूरे होश में नहीं था और यही कारण था कि मैं वहां खड़ा वो खौफनाक दृश्य देख रहा था। फिर जब वहां पर पड़ी बाकी की ताकतें अपने आप ही फटने लगी, तो ये देखकर मेरा जमा हुआ शरीर अब हरकत में आ गया। अभी मैं वहां से भागने वाला था कि तभी उन ताबूत से मुर्दे बाहर निकलने लगे। ताबूत से निकलते ही वो मुर्दे मेरे पर झपटे और मैं जैसे तैसे करके मुर्दा घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी मुर्दा घर के बाहर मेरी नजर पड़ी उस बुढ़िया पर जिसे मैंने मार डाला था। उस बुढ़िया को वहां जिंदा देखकर मैं चौंक गया और जैसे मैंने उस मुर्दा घर के दरवाजे से अपने कदम बाहर रखे, तो वैसे उस बुढ़िया ने उस मुर्दा घर में आग लगा दी। वो मुर्दा घर आग की लपटों में धो धो कर जलने लगा और मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागता रहा। मुझे ये तो याद नहीं कि उस रात में उस जंगल में कब तक भागता रहा, पर इतना तो याद है कि जब मेरी आंख खुली तो मैं हाईवे के किनारे लेटा हुआ था। और इस हादसे के बाद मैं काफ़ी दिनों तक बीमार रहा और जब ठीक हुआ तो मैंने उस मुर्दा घर के बारे में जानकारी निकाली, तो मुझे एक बूढ़ी अम्मा का पता मिला। और जब मैं उससे मिला तो उन्होंने उस मुर्दा घर का वो पुराना किस्सा सुनाया जिसने एक बार फिर मेरे रूह को झंझोर कर रख दिया। दरअसल उस बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए बताया कि आज से वर्षों पहले अब घोरा में नीले चांद वाली रात को एक पिशाच जन्म लेने वाला था गांव की एक कुंवारी लड़की गौरी के गर्भ से। और इस बात की भनक सबसे पहले काली थान के मंदिर के पुजारी भूषण पंडित को हुई, जब काली माता स्वयं पंडित भूषण पर खेली, जिसके बाद पूरे गांव वालों को गौरी के गर्भ के बारे में पता चल गया। ये कोई छोटी मोटी आफत नहीं थी। अगर गौरी पिशाच को जन्म देती तो पूरा अवघोरा गांव मुर्दों के अधीन हो जाता, पर गौरी की जिंदगी को ग्रह लग ही चुका था। वहीं गांव वाले अपने बाल बच्चों को लेकर फिक्रमंद थे। अब गांव वालों को जल्द से जल्द गौरी और उसके गर्भ में पल रहे उस पिशाच को खत्म करना था, पर उससे पहले उस हीरे की आंख वाले 9 फुट के जीव का बंदोबस्त करना था जो उस पिशाच का रक्षक था। उसके रहते गांव वाले गौरी का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। और जब माँ काली की कृपा से गांव वालों को उस पिशाच और उसके रक्षक से निपटने की युक्ति हाथ लगी, तो गांव वालों ने कोमल को गौरी का जिम्मा दिया। चूंकि कोमल अम्मा अब घोरा गांव की इकलौती दाई माँ थी, तो ऐसे में गौरी कोमल दाई के झांसे में आसानी से आ जाती। गौरी को उसे नीले चांद की रात से पहले पहले गांव के उस घर में कैद करना था, जिसे विशेष रूप से गौरी को कैद करने के लिए बनवाया गया था। फिर जब कोमल दाई एक रात गौरी को बहला फुसलाकर उस घर में ले गई, तो गौरी घर में दाखिल होते ही चीखने लगी। उसका पेट अचानक ही बड़ी तेजी से फूलने लगा और अभी कोमल दाई उसके फूलते पेट को देख रही थी कि तभी कुछ लोग एक बड़ा सा संदूक लेकर घर में दाखिल हुए और गौरी को लाल जंजीरों से बांधकर उस संदूक में हमेशा के लिए बंद कर दिया। गौरी को जिंदा उस संदूक में बंद करने के बाद जैसे वो लोग घर से बाहर जाने के लिए निकले, तो वैसे वो हीरो की आंख वाला पिशाच वहां पर आ धमका और पल भर में उस जीव ने उन चारों लोगों को बीच में से फाड़कर अलग कर दिया। और जैसे वो कोमल दाई की तरफ बढ़ा, तो वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों से हरे रंग के झाग निकलने लगे थे। वही कोमल दाई के लिए एक ही मौका था बाहर निकलने का, पर इससे पहले वो बाहर निकल पाती कि उस जीव ने एक झटके से कोमल दाई का कलेजा उसके छाती से खींचकर बाहर निकाल लिया। कलेजे के बाहर आते ही कोमल दाई वहीं औंधे मुंह गिर पड़ी। कोमल दाई की सांसें बंद पड़ चुकी थी और पूरा शरीर बेजान हो चुका था, पर इसके बावजूद भी कोमल दाई सब कुछ सुन और देख पा रही थी। यहाँ तक कि उस जीव के पंजों में अपना कलेजा भी जो अभी अभी धड़क रहा था, अभी कोमल दाई की नजरें अपने कलेजे पर थी कि तभी कुछ लोग धड़-धड़ हथियार लेकर आए और उस हीरे की आंख वाले जीव को टुकड़ों में काटने के बाद उसे भी बड़े संदूक में डालकर वहीं रख दिया और उस जीव के सर को उसी गौरी के ताबूत में रख दिया। और तभी उन गांव वालों ने उस मुर्दा घर को आग के हवाले कर दिया। पर इस उपाय से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, जिसके चलते उस मुर्दा घर में बहुत ही लोगों की बलि दी गई। यहाँ तक कि दूर दूर से तांत्रिक भी बुलाए गए। उस पिशाच को रोकने के लिए
पर वो तमाम जादू टोने धरे के धरे रह गए। और फिर आखिरकार अंत में कोमलदाई आज भी उस मुर्दा घर के आसपास ही रहती है, और जब भी वो पिशाच गौरी के गर्भ से बाहर आने की कोशिश करता है तो वो उस मुर्दा घर में आग लगा देती है। और तब से ये सिलसिला आज तक चला ही आ रहा है। दोस्तों, ये तो थी मेरी जिंदगी की असली घटना, जिसे सुनकर मैं आज भी थर थर कांप जाता हूँ। और तभी से मैंने वो सारे बुरे कर्म छोड़ दिए जो मैंने अपनी जवानी में किए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।